कहाँ तक हो गया था? क्या पढ़ेंगे? हैलोजन। आइए दोस्तों हैलोजन को देखते हैं। हैलोजन के बाद इनर्ट गैस है ना, आज खत्म हो जाएगा। छोटा छोटा टॉपिक है। आवाज नहीं जा रही है? आ रही है ना? जाएगी जाएगी। थोड़ा गला गर्म होगा तब ना। क्या हैलोजन। अब ध्यान दीजिए कि अगर पेरियोडिक टेबल देखें तो पेरियोडिक टेबल के वर्ग 17 में फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेटिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। अगर परमाणु संख्या की बात करिएगा 9, 17, 35 और आयोडीन का कितना 53 और इसका 85। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन को ही क्या कहा जाता है? हैलोजन कहा जाता है। अब हैलोजन क्यों कहा जाता है? तो हैलोजन जो है एक ग्रीक शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ है साल्ट प्रोड्यूसिंग। साल्ट प्रोड्यूसिंग, साल्ट प्रोड्यूसिंग, साल्ट प्रोड्यूसिंग, यानी कि हिंदी में कहे तो लवण उत्पादक, लवण उत्पादक, लवण उत्पादक। तो हैलोजन हमारा ग्रीक शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ है साल्ट प्रोड्यूसिंग, लवण उत्पादक। अब ये जो आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन है, ये सभी के सभी अति अभिक्रियाशील धातु है। अति अभिक्रियाशील धातु है, यानी सॉरी अधातु है। अति अभिक्रियाशील क्या है? अधातु है। अधातु की श्रेणी में आप कहीं पढ़े, कई अधातुओं के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अधातुओं में सबसे ज्यादा जो अभिक्रियाशील है वो यही हैलोजन है और अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण ये सभी धातु से अभिक्रिया करते हैं और सभी धातु से अभिक्रिया करके, सभी धातु से अभिक्रिया करके यह किसका निर्माण करते हैं? लवण का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? लवण का निर्माण करते हैं और लवण के निर्माण करने के कारण ही इसे लवण उत्पादक यानी क्या कहा जाता है? हैलोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैलोजन कहा जाता था। तो हैलोजन का जो शाब्दिक अर्थ है वो है साल्ट प्रोड्यूसिंग, साल्ट प्रोड्यूसिंग। और सभी के सभी हैलोजन, सभी के सभी हैलोजन अति अभिक्रियाशील अधातु है और ये धातुओं से अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं, सॉल्ट का निर्माण करते हैं और यही कारण है कि इन्हें क्या कहा जाता है? हैलोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैलोजन। क्लियर हो गया? तो हैलोजन का शाब्दिक अर्थ समझ गए। अब ध्यान दीजिए कि अधातु के तो बारे में जानते हैं कि सारे के सारे अधातु जो है वो किस ब्लॉक के हैं? पी ब्लॉक के हैं। अधातु पी ब्लॉक के तत्व हैं तो निश्चित तौर पर ये जो हैलोजन है ये भी पी ब्लॉक ही है और पी ब्लॉक के अंतर्गत आप जानते हैं वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के आते हैं। वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के सारे तत्व किस ब्लॉक के तत्व हैं? पी ब्लॉक के तत्व हैं। तो वर्ग 17 भी पी ब्लॉक के अंतर्गत आएगा। सभी अधातु पी ब्लॉक के तत्व है। अब यह वर्ग 17 में क्या है? सारे के सारे हैलोजन वर्ग 17 में क्यों है? तो
इन सारे के सारे हेलोजन की बात करें, ठीक है, सारे के सारे जो हेलोजन है, इन सभी हेलोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वह कितना है? 7 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 7 है। सब के सब, चाहे एस्टेटीन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, सब के सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 7। और यही कारण है कि इसका वर्ग संख्या कितनी है? 7। इसकी वर्ग संख्या कितनी है? 7 है। आवर्त अलग अलग हो सकते, आवर्त में दूसरा आवर्त, ठीक है, ये क्या आवर्त है? दूसरा आवर्त का, ये तीसरा आवर्त का, ये चौथा आवर्त का, ये पांचवा आवर्त का, ये छठा आवर्त का। तो आवर्त दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, लेकिन सभी हैलोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? सारे के सारे हैलोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? और यही कारण है कि सारे के सारे हैलोजन आपको एक ही वर्ग अर्थात वर्ग 17 में है, वर्ग 17 में है, वर्ग 17 में है, क्योंकि सबके सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7 है। ये आपका वर्ग हो गया। तो आवर्त क्या है, वर्ग क्या है? क्लियर? सबके सब हैलोजन एक ही वर्ग में रखे गए हैं। क्यों? क्योंकि सबके सब हैलोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? और अगर तत्वों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन समान होते हैं तो वो एक ही वर्ग के होते हैं, वो एक ही वर्ग के होते हैं। तो ये प्रश्न पूछा हुआ है कि सबके सब हैलोजन को एक ही वर्ग में रखने का प्रयोजन क्या है? तो यही है एकमात्र कारण कि सबके सब हैलोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 7 है। सबके सब हैलोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है। आवर्त क्लियर हुआ। फ्लोरीन का आवर्त 2 है, उसके बाद क्लोरीन का 3, ब्रोमीन का 4, आयोडीन का 5, एस्टेटीन का 6ठा आवर्त है। तो क्लियर हो गया? इतनी बात समझ गए ना? अब आइए एक एक करके इनके गुणों को समझने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन अगर समझ गए हैं तो हैलोजन कैसा शब्द है? एक बार फिर से बोलिए। ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? साल्ट प्रोड्यूसिंग। जिसका अर्थ क्या होता है? साल्ट प्रोड्यूसिंग, लवण उत्पादक। तो हैलोजन जितने भी है, हैलोजन जितने भी, और हैलोजन कितने हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। ये 5 हैलोजन की संख्या कुल कितने हैं? 5। और सारे के सारे जो हैलोजन है यह अधातुओं के श्रेणी में अति अभिक्रियाशील है। अति अभिक्रियाशील अधातु है। और अति अभिक्रियाशील अधातु होने के कारण, अति अभिक्रियाशील अधातु होने के कारण एस्टेटीन रेडियो एक्टिव है, उसको हम हटा कर चलेंगे। अन्य सभी जो है अति अभिक्रियाशील होने के कारण धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं और किसका निर्माण करते हैं? सॉल्ट का। इसीलिए इन सभी को साल्ट प्रोड्यूसिंग यानी क्या कहा जाता है? हैलोजन कहा जाता है। अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि जितने भी हैलोजन है सभी के सभी डाई एटोमिक है। क्या है? डाई एटोमिक है, द्विपरमाणु। हैलोजन क्या है? इसलिए फ्लोरीन के अणु को F2 लिखते हैं, क्लोरीन के अणु को Cl2 लिखते हैं, ब्रोमीन के अणु को Br2 लिखते हैं, आयोडीन के अणु को I2 लिखते हैं। ठीक है। एस्टेटीन रेडियो एक्टिव है, इसका अस्तित्व नहीं है अब वर्तमान में, अभी इसको बनाया जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो ये भी डायटोमिक होगा। तो जितने भी हैलोजन हैं वो कितने परमाणु होते हैं? 2 परमाणु होते हैं। 2 परमाणु यानी कि डायटोमिक का मतलब आप समझ रहे ना? जब अणुओं का निर्माण 2 परमाणुओं से होता है, जब अणुओं का निर्माण 2 परमाणुओं से होता है तब उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन भी डायटोमिक था, नाइट्रोजन भी डायटोमिक था, ऑक्सीजन भी डायटोमिक था, लेकिन कार्बन मोनोएटोमिक था। कार्बन अधातु था लेकिन एक परमाणु था। तो ये जो हमारा हैलोजन है यह नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के तरह क्या है? डायटोमिक है। सारे के सारे हैलोजन सामान्य गैस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के समान ही क्या है? डायटोमिक है।
अगले गुणों पर चर्चा करते हैं कि हैलोजन की भौतिक अवस्था का, हैलोजन के भौतिक अवस्था की सामान्य ताप और दाब पर, सामान्य ताप और दाब पर यह किस अवस्था में रहते हैं? तो सामान्य ताप और दाब पर फ्लोरीन आपका क्या है? गैस है। फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है? गैस है। फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है? सामान्य ताप और दाब पर, समान ताप और दाब पर फ्लोरीन तथा क्लोरीन किस अवस्था में रहते हैं? गैस। ब्रोमीन किस अवस्था में रहते हैं? द्रव। आयोडीन किस अवस्था में रहते हैं? ठोस। आयोडीन किस अवस्था में? जबकि एस्टेटिन क्या है? एस्टेटिन क्या है? रेडियो सक्रिय। एस्टेटिन क्या है आपका? रेडियो सक्रिय, रेडियो एक्टिव है। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि वर्ग 17 के तत्व जिसको हम हैलोजन कहते हैं, वर्ग 17 के तत्व जिसको हम हैलोजन कहते हैं, उनमें कितनी विविधताएं आप देख रहे हैं। एक ही वर्ग में आपको गैस भी मिल रहे हैं, उसी वर्ग में ठोस भी मिल रहे हैं, उसी वर्ग में द्रव भी मिल रहे हैं, और उसी वर्ग में क्या मिल रहे हैं? रेडियो एक्टिव। यानी कि पूरे आवर्त सारणी में वर्ग 17 के तत्वों के भौतिक अवस्था में जितनी विविधताएं मौजूद है, उतनी किसी वर्ग के तत्वों में मौजूद आपको पूरे पीरियोडिक टेबल में वर्ग 17 के अलावे और कोई वर्ग नहीं मिलेगा जिसमें ठोस भी हो, द्रव भी हो, गैस भी हो और रेडियो एक्टिव भी हो। एकमात्र वर्ग 17 है जिसमें तत्व सामान्य ताप और दाब के अवस्था में ठोस, द्रव और गैस तीनों वाले हैं। तो फ्लोरीन और क्लोरीन की अवस्था क्या है? गैसीय। ब्रोमीन की अवस्था क्या है? द्रव। आयोडीन की अवस्था क्या है? जबकि एस्टेटिन क्या है? रेडियो सक्रिय। एस्टेटिन क्या है? अब ध्यान दीजिए कि यहां पर जो आपका एक हैलोजन ब्रोमीन द्रव है, एकमात्र यानी कि अधातुओं में जितने भी अधातु हैं, उन सभी के सभी अधातुओं में एकमात्र अकेला ब्रोमीन ही है जो किस अवस्था में रहते हैं? एकमात्र ब्रोमीन ही है जो किस अवस्था में रहते हैं, और कोई अधातु आपका द्रव अवस्था में नहीं रहते हैं, और कोई भी अधातु द्रव अवस्था में नहीं रहते। क्लियर? आवर्त सारणी के किस वर्ग में ठोस, द्रव और गैस तीनों प्रकार के तत्व मौजूद हैं? कौन? और यही नहीं, इसके साथ साथ कौन मौजूद है? रेडियो एक्टिव। अगर अगले गुणों की चर्चा करें, इसकी उपलब्धता की बात करें, उपलब्धता तो हम पहले ही जान चुके हैं कि सारे जो हैलोजन है वो अति अभिक्रियाशील है, वो अति अभिक्रियाशील है, और कोई भी अति अभिक्रियाशील तत्व का मुक्त अवस्था में पाए जाने की संभावना होगी? बताइए। ऐसे तत्व जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो, क्या वो मुक्त अवस्था में पाए जा सकते हैं? तो कोई भी हैलोजन हमारे प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, यह केवल संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, वो भी बहुत कम। जैसे फ्लोरीन फ्लोराइड के रूप में पाए जाते हैं। अब कई फ्लोराइड कंपोनेंट के बारे में, जैसे कैल्शियम का एक कैल्शियम फ्लोराइड जिसको फ्लोर एस्पार पढ़ते हैं, फ्लोर एस्पार CaF2 को क्या पढ़ते हैं? फ्लोर एस्पार पढ़ते हैं। ये फ्लोर एस्पार में फ्लोरीन की मौजूदगी है। तो फ्लोरीन की बात करिए या क्लोरीन की बात करिए या फिर अन्य किसी भी तत्व की बात करिए दोस्तों, किसी भी हैलोजन तत्व की बात करिए, ये इतने ज्यादा अभिक्रियाशील हैं, ये इतने ज्यादा अभिक्रियाशील हैं कि ये हमारे प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए ही नहीं जा सकते। ये हमारे प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए ही नहीं जा सकते। फ्लोरीन की बात करिएगा तो वो भी बहुत कम ही हमारे प्रकृति में मौजूद है, लेकिन क्लोरीन की उपलब्धता बहुत ज्यादा है,
क्योंकि पृथ्वी के 70% भाग पर जो समुद्र फैला हुआ है या जो महासागर फैला हुआ है, उस महासागर के जल में बहुत ज्यादा मात्रा में सोडियम क्लोराइड घुले हुए हैं और सोडियम क्लोराइड का एक अवयव क्या है? क्लोरीन। तो अगर सभी हैलोजनों में सबसे ज्यादा प्रकृति में उपलब्धता की बात करिएगा तो वो कौन है? क्लोरीन है। सबसे ज्यादा हैलोजन जो प्रकृति में मौजूद है वो क्लोरीन है, वो भी संयुक्त अवस्था में मौजूद है, मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं है। और सभी हैलोजनों में एस्टेटिन जो है ये प्रकृति में पाए ही नहीं जाते हैं, क्योंकि एस्टेटिन रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव होने के कारण ये पूरी तरह से जितने भी प्रकृति में एस्टेटिन मौजूद थे सारे एस्टेटिन का बिल्कुल क्षय हो चुका है। अब प्रकृति में एस्टेटिन का अस्तित्व बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर हम एस्टेटिन को प्राप्त करना चाहे तो कैसे प्राप्त करेंगे? तो एकमात्र तरीका है एस्टेटिन को कि एस्टेटिन को लैब में नाभिकीय विखंडन कराकर बनाया जाता है। एस्टेटिन रेडियो एक्टिव होने के कारण इसकी प्रकृति में अस्तित्व मिट चुका है, यह हमारे प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं। वर्तमान समय में अगर एस्टेटिन की प्राप्ति करनी है तो एस्टेटिन की प्राप्ति करने का एकमात्र तरीका है लैब में नाभिकीय विखंडन करवाया जाए। लैब में बिना नाभिकीय विखंडन करने के बिना नाभिकीय विखंडन के एस्टेटिन को बनाया नहीं जा सकता है। क्लियर हो गया? तो उपलब्धता देख ही लिए हैं, हैलोजन की उपलब्धता देख ही लिए हैं कि हैलोजन जो है वह आपका मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। और हैलोजन मुक्त अवस्था में क्यों नहीं पाए जाते हैं? अति अभिक्रियाशील। आइए अगली विशेषताओं को देखते हैं। अब जितने भी हैलोजन है सभी के सभी रंगीन तत्व हैं। क्या है? सभी के सभी हैलोजन कलरफुल होते हैं। हम धातु के बारे में पढ़े थे कि सोना पीले रंग का होता है, तांबा लाल रंग का होता है। बाकी जितने भी धातु हैं, जितने भी धातु वो चांदी की तरह सफेद होते हैं। अधातुओं में कोई विशेष कलर नहीं होता है। अधातु जो है आपको गंधक हालांकि पीला रंग का मिला था, सल्फर या गंधक जो भी कहिए पीले रंग का था। लेकिन जितने भी हैलोजन है सबके सब कलरफुल है, सबके सब कलरफुल। और कौन कौन कलर होता है? तो अगर फ्लोरीन की बात करें तो यह येलो कलर का होता है। क्लोरीन की बात करें तो यह ग्रीनिश येलो होता है। ग्रीनिश येलो यानी कि ग्रीन का मतलब क्या होता है? हरा, हरा पीला होता है। क्लोरीन का कलर कैसा होता है? हरा पीला, ग्रीनिश येलो। फ्लोरीन का कलर कैसा होता है? उसी तरह आयोडीन का कलर देखें तो आयोडीन जो है वॉयलेट कलर का होता है, यानी किस कलर का होता है? बैगनी कलर का होता है। आयोडीन का रंग कैसा होता है? बैगनी। अब क्या बच गया? ब्रोमीन। ब्रोमीन का होता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन को हिंदी में कहते हैं लाल बादामी। क्या कहते हैं? ब्राउन का मतलब भूरा, बादामी का मतलब भूरा। और एस्टेटिन की बात करिएगा तो एस्टेटिन की प्रकृति में उपलब्धता है भी नहीं। और अगर एस्टेटिन को हम लैब में नाभिकीय विखंडन के द्वारा बना भी ले, अगर एस्टेटिन को लैब में हम नाभिकीय विखंडन के द्वारा बना भी ले तो उसका अस्तित्व कुछ सेकेंडों तक रहता है, उसका अस्तित्व कुछ सेकेंडों तक रहता है। उतने सेकेंड में एस्टेटिन के कलर पर बात नहीं की जा सकती है दोस्तों। तो एस्टेटिन एक अत्यंत ही अस्थायी तत्व है। एस्टेटिन एक अत्यंत ही अस्थायी तत्व है, एक अत्यंत ही अस्थायी तत्व है, इसलिए उसके कलर पर बात नहीं की जा सकती है।
अत्यंत अस्थायी तत्व हम एस्टेटिन को इसलिए कह रहे हैं कि एक तो प्रकृति में इसकी उपलब्धता नहीं है, और दूसरी बात कि अगर हम एस्टेटिन को लैब में नाभिकीय विखंडन के द्वारा तैयार भी कर ले, अगर एस्टेटिन को हम लैब में नाभिकीय विखंडन के द्वारा तैयार भी कर ले तो कुछ सेकेंड तक उसके अस्तित्व रहते हैं और कुछ ही सेकेंड में वो खत्म हो जाता है, यानी कि अदृश्य किरणें अल्फा बीटा गामा छोड़ करके वे अपने अस्तित्व को मिटा लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि एस्टेटिन अत्यंत ही अस्थायी तत्व है, अत्यंत ही अस्थायी तत्व है, इसलिए उसके कलर की हम बात नहीं करें। तो सारा का सारा हेलोजन कलरफुल होता है। फ्लोरीन किस कलर का होता है? येलो। क्लोरीन हाँ ग्रीनिश येलो। आयोडीन वायलेट कलर का। ब्रोमीन रेडिश ब्राउन लाल। और एस्टेटिन अत्यंत अस्थायी तत्व होने के कारण, एस्टेटिन अत्यंत अस्थायी तत्व होने के कारण उसके कलर पर विशेष बात हो ही नहीं सकती है। क्लियर? तो यही 7 गुणों को आप याद रखिएगा। क्या हेलोजन में इतना ही काफी है। सबसे पहले क्या पढ़े? हेलोजन ग्रीक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ, हेलोजन के अंतर्गत क्या आते हैं? सारे के सारे हेलोजन क्या है? हालांकि अपवाद एस्टेटिन है जो रेडियो एक्टिव है। उसके बाद सारे के सारे हेलोजन क्या है? डायटोमिक है। भौतिक अवस्था देख लिया हेलोजन का। प्रकृति में हेलोजन मुक्त अवस्था में सारे के सारे हेलोजन क्या है? रंगीन तत्व है। सारे के सारे हेलोजन। अब अगर हेलोजन में वर्ग 17 के हेलोजन में एक दूसरे के गुणों के विचार करें, एक दूसरे के गुणों का अंतर करें, तो जैसे वर्ग 17 के हेलोजन में सबसे ऊपर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। ये इसका एक वर्ग में ऊपर से नीचे का क्रम है। अब हेलोजन के ऊपर से नीचे के जो ये क्रम है, इस क्रम से संबंधित भी कई सवाल पूछे जाते हैं। उदाहरण के लिए कहेगा किस हेलोजन की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है? किस हेलोजन की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है? तो आप जानते हैं कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। तो हेलोजन में सबसे छोटा परमाणु त्रिज्या किसका? अब फ्लोरीन से बड़ा, क्लोरीन से बड़ा, ब्रोमीन से बड़ा, आयोडीन से बड़ा। तो चूंकि हेलोजन वर्ग 17 के ही तत्व है, इसलिए एक दूसरे के गुणों का तुलना करके भी सवाल पूछे जाते हैं। हम जानते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, या किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार में वृद्धि होती है, परमाणु के आकार में वृद्धि होती है। तो अगर ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या या परमाणु के आकार में वृद्धि हो रही है, तो निश्चित तौर पर सबसे छोटा परमाणु त्रिज्या या सबसे छोटे आकार का परमाणु किसका होगा? और जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे उससे परमाणु आकार क्या होगा? तो हेलोजनों में सबसे छोटे आकार का परमाणु या सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या वाला तत्व फ्लोरीन और सबसे बड़ा एस्टेटिन। क्लियर? अब ध्यान दीजिए कि हम ये भी जानते हैं कि अगर अधातुओं के वर्ग में ऊपर से नीचे आए तो तत्वों की क्रियाशीलता, तत्वों की रिएक्टिविटी घटती जाती है, धातु वाले में बढ़ती जाती है। जैसे वर्ग 1 की बात करें तो वर्ग 1 में है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। वर्ग 1 के धातु को देखिएगा तो वर्ग 1 के धातु में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और तो धातु वाले वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर
अभिक्रियाशीलता यानी कि रिएक्टिविटी क्या होती है? बढ़ती है। रिएक्टिविटी क्या होती है? लेकिन अगर आप आ जाते हैं अधातु वाले वर्ग पर तो रिएक्टिविटी क्या होती है? रिएक्टिविटी क्या होती है? घटती है। तो अगर हैलोजन अधातु है तो इस वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो तत्वों की रिएक्टिविटी क्या होगी? घटेगी। अगर तत्वों की रिएक्टिविटी घटेगी, क्रियाशीलता घटेगी, तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? तो हैलोजनों में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील फ्लोरीन और सबसे कम आयोडीन, क्योंकि एस्टेटिन को हम अभिक्रियाशीलता के श्रेणी में नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, और रेडियो एक्टिव होने के बावजूद ये अत्यंत अस्थायी है, यानी इसको आप कुछ देर रखिए तुरंत अपने अस्तित्व को मिटा लेता है। तो हैलोजनों में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है और सबसे कम आयोडीन। हैलोजनों में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? फ्लोरीन, और सबसे कम आयोडीन का होगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि उसी तरह आयनन विभव नाम का एक आयनन विभव के बारे में भी हम पढ़े थे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन विभव के बारे में पढ़े थे कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान घटते जाता। क्या होता है? घटते जाता है। पीरियोडिक टेबल में आयनन विभव क्या होता है इसके बारे में हम पढ़े थे। एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसे क्या कहते हैं? आयनन विभव कहते हैं। और किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान घटते जाता है। किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान घटते जाता है। तो अगर इन हैलोजनों में इनके आयनन विभव की तुलना करने लगे तो सबसे अधिक आयनन विभव किसका होगा और सबसे कम आयोडीन का। एस्टेटिन को इसलिए नहीं लिए कि यह अत्यंत अस्थायी तत्व है। अगर कोई तत्व थोड़ा देर के लिए अस्थायी रहेगा तब ना उसके गुणों के अध्ययन किए जा सकती है। तो एस्टेटिन थोड़े समय के लिए भी अस्थायी नहीं रहता है कि उसके गुणों का अध्ययन किया जा सके। एस्टेटिन के बारे में यही सबसे गोरा गुण है कि यह रेडियो एक्टिव है, प्रकृति में ये नहीं पाए जाते हैं, वर्तमान में लैब में नाभ के विखंडन के द्वारा तैयार किया जाता है। तो सारे के सारे जो हैलोजन है दोस्तों, सारे के सारे जो हैलोजन है वह एक ही वर्ग में होने के कारण इनके गुणों को तुलना करके पूछा जाता है। तो सभी हैलोजनों में सबसे छोटा परमाणु का आकार या सभी हैलोजनों में सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या वाला और सबसे बड़ा एस्टेटिन। सभी एस्टेटिन को परमाणु आकार में ले लेते हैं। सभी हैलोजनों में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील और सबसे कम। सभी हैलोजनों में सबसे अधिक आयनन विभव किसका और सबसे कम। सबसे अधिक आयनन विभव, सबसे अधिक क्रियाशीलता, सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या। तो पीरियोडिक टेबल में जिन जिन गुणों के बारे में पढ़े थे कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है या फिर बढ़ती है, उन गुणों को आप पढ़ करके हैलोजन के तुलना वाले प्रश्न जितने होंगे उसका जवाब आसानी से दे पाइएगा। क्लियर? अब आइए दोस्तों, हैलोजनों में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा उपयोगी जो है वो क्या है? क्लोरीन डायटोमिक। हैलोजनों में अगर सबसे ज्यादा किसी का इस्तेमाल किया जाता है वो किसका? क्लोरीन का। अब क्लोरीन का इस्तेमाल किस किस रूप में होता है? आंसू गैस बनाने में, आंसू गैस बनाने में होता है। क्लोरीन का इस्तेमाल किस रूप में होता है? विस्फोटक बनाने में। क्या बनाने में? और बहुत ज्यादा इस्तेमाल इसका किस रूप में होता है? विरंजक के रूप में, ब्लीच करने में।
ब्लीचिंग के रूप में। तो अगर हैलोजन की बात करें तो हैलोजनों में सबसे ज्यादा अगर हमारी अर्थव्यवस्था में उपयोग हो रहा है कोई हैलोजन, तो वो क्या है? क्लोरीन का बहुत व्यापक इस्तेमाल है, बहुत व्यापक। इससे आंसू गैस बनाए जाते हैं, हालांकि आंसू गैस अमोनिया के भी बनाए जाते हैं, लेकिन अमोनिया से बनाए आंसू गैस जो होते हैं वो पावरफुल नहीं होते। इसीलिए पावरफुल आंसू गैस किसके बनाए जाते हैं? क्लोरीन के बनाए जाते हैं। उसके बाद कई विषैली गैस, जैसे मस्टर्ड गैस का आप नाम सुने होंगे, प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल हुआ था। वो मस्टर्ड गैस बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? क्लोरीन का। उसके बाद फॉस्जिन गैस के बारे में पढ़े थे, पीएच फॉस्जिन नहीं, फॉस्जिन पीएच फॉस्फिन था, फॉस्जिन कार्बोनिल क्लोराइड, इसको पढ़ते हैं फॉस्जिन। ये भी एक बहुत भयंकर विषैली गैस है, बहुत भयंकर विषैली गैस है। तो कई प्रकार के विषैली गैस जिसका इस्तेमाल युद्धों में किया जाता है, उसका निर्माण क्लोरीन के द्वारा होता है। तो सारे हैलोजन में सबसे ज्यादा अगर किसी का उपयोग किया जाता है तो वो किसका किया जाता है? क्लोरीन का किया जाता है। क्लोरीन का किया जाता है, आंसू गैस बनाए जाते हैं। क्लोरीन से कई प्रकार के विस्फोटक तैयार किए जाते हैं। क्लोरीन से कई प्रकार के हानिकारक गैस तैयार किया जाता है, जिसका इस्तेमाल युद्धों में किया जाता है। हालांकि अब तो युद्ध में इन सब गैसों के प्रतिबंध लग गया है, अब नहीं होता इन सब का। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में कई हानिकारक गैसों का बहुत ज्यादा व्यापक तौर पर इस्तेमाल हुआ था। और क्लोरीन में खास गुण है ब्लीचिंग का, यानी रंग उड़ा देने का। तो ब्लीच करने में क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। ब्लीच करने में यानी कि रंगीन पदार्थों के रंग को उड़ा देता है कौन? रंगीन पदार्थों के रंग को उड़ा देता है कौन? क्लोरीन। तो आइए क्लोरीन बनाने की विधि को देख लेते हैं एक बार। क्लोरीन इसको बनाने की पहले प्रयोगशाला विधि को देख लीजिए। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला में क्लोरीन बनाने के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड की अभिक्रिया किससे करवाई जाती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाई जाती है। इससे बनता है मैग्नीज क्लोराइड, इससे बनता है जल, और इससे बनता है क्या? क्लोरीन। क्लियर? तो प्रयोगशाला में मैग्नीज डाइऑक्साइड बनाने के लिए, क्लोरीन बनाने के लिए, प्रयोगशाला में क्लोरीन बनाने के लिए किन किन के बीच अभिक्रिया करवाई जाती है? क्लियर? अब इसको बैलेंस करिएगा, यहां पर 4 आ जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा। बैलेंस हो गया। क्लोरीन 4, 2, 2, 4, मैग्नीज 1, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन वहाँ पर 2 है। क्लियर हो गया? तो प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैग्नीज डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैग्नीज डाइऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाने के उपरांत निर्मित होता है आपका क्या? क्लोरीन गैस। लेकिन ये लैब मेथड है। व्यापारिक स्तर पर अगर बात करें, व्यापारिक स्तर पर या औद्योगिक स्तर पर, क्लोरीन का निर्माण किस विधि से होता है? डीकन विधि से होता है। औद्योगिक स्तर पर क्लोरीन का निर्माण किस विधि से होता है? डीकन विधि से होता है। लैब में क्लोरीन का निर्माण कैसे होता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड की अभिक्रिया HCl से करवाने पर। अब औद्योगिक विधि जो डीकन विधि है, यह क्या बनाने की विधि है? हाइबर विधि क्या बनाने की विधि थी? अमोनिया। डीकन विधि क्या बनाने की विधि है? वो भी व्यापारिक या औद्योगिक स्तर पर।
व्यापारिक या औद्योगिक स्तर पर क्लोरीन बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की ऑक्सीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? ऑक्सीकरण किया जाता है, वो भी एक उत्प्रेरक क्यूपरिक क्लोराइड के रूप में, एक उत्प्रेरक क्यूपरिक क्लोराइड के रूप में, क्यूपरिक क्लोराइड के रूप में। और क्यूपरिक क्लोराइड से अभिक्रिया होने के उपरांत बनता है जल और क्लोरीन, बनता है जल और क्लोरीन बनता है। क्लियर? क्लोरीन 4 हो गया। तो औद्योगिक स्तर पर डीकन विधि के द्वारा क्लोरीन गैस तैयार किया जाता है। डीकन विधि में क्लोरीन गैस तैयार करने के लिए कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। डीकन विधि से क्लोरीन तैयार करने के लिए कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। और कौन से उत्प्रेरक इस्तेमाल होते हैं? डीकन विधि में कौन सा उत्प्रेरक? क्यूपरिक क्लोराइड। डीकन विधि में कौन सा उत्प्रेरक? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्यूपरिक क्लोराइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने के उपरांत हमें किसकी प्राप्ति होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्यूपरिक क्लोराइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने के उपरांत किसकी प्राप्ति होती है? क्लोरीन की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? क्लोरीन की। तो औद्योगिक स्तर पर डीकन विधि के द्वारा क्लोरीन गैस को तैयार किया जाता है। लेकिन अगर वर्तमान समय की बात करिएगा तो वर्तमान समय में डीकन विधि के द्वारा क्लोरीन उत्पादन की प्रक्रिया पूरी तरह बंद हो चुकी है। बंद इसलिए हो चुकी है कि आपको हम इससे पहले जब सोडियम पढ़ा रहे थे तो आपको सोडियम जब पढ़ा रहे थे तो सोडियम में एक पढ़े थे क्लोर एल्कली विधि। कौन विधि? और क्लोर एल्कली विधि था किसके उत्पादन के लिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन। जब क्लोर एल्कली विधि से सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन किया जाता है तो बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है? क्लोरीन। तो वर्तमान समय में क्लोरीन का पूरा उत्पादन कहिए कि बाय प्रोडक्ट के रूप में हो जाता है। बाय प्रोडक्ट के रूप में कैसे होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक सोडा कहते हैं, कास्टिक सोडा उत्पादन जब हम करते हैं तो कास्टिक सोडा उत्पादन करने पर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ बाय प्रोडक्ट में किसकी प्राप्ति होती है? क्लोरीन की प्राप्ति होती है। बाय प्रोडक्ट के रूप में किसकी प्राप्ति होती है? क्लोरीन की प्राप्ति होती है। इसीलिए वर्तमान समय की अगर बात करिएगा तो डीकन विधि का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद हो चुका है। वर्तमान समय में सारे के सारे क्लोरीन का प्राप्ति बाय प्रोडक्ट के रूप में हो जाती है। और क्लोरीन की प्राप्ति बाय प्रोडक्ट के रूप में कैसी होती है? तो ये क्लोर एल्कली मेथड को पूरी तरह से हम सोडियम वाले चैप्टर में पढ़ाए हुए हैं, या नहीं भूल गए तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। क्लोर एल्कली मेथड से जो सोडियम हाइड्रोक्साइड पैदा होता है उसके एनोड पर क्या निकलता था? क्लियर हो गया? बस हेलोजन के बारे में इतना ही जानना है, बहुत हो गया हेलोजन। पढ़िए एक बार हेलोजन पर रिवाइज करिए। कहिए ऑनलाइन वाले दोस्तों, हेलोजन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कुछ बच गया? आज मैथ का क्लास हुआ था। मैथ का क्लास हुआ था जी, मैथ का क्लास हुआ था अमित कुमार। क्या जी बड़ी खुश लग रहे हैं? आए
सबसे निगेटिव कौन है? ये भी पीरियोडिक टेबल का सवाल है। एक क्वेश्चन आया है कि हैलोजन जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, तो अगर बात करें क्रियाशीलता का तो क्या होती है? घटती है ऊपर से नीचे आने पर। आयनन विभव की बात करें तो यह घटती है। यह बात तो क्लियर है। परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या बढ़ने के साथ साथ विद्युत ऋणात्मकता भी घटती है। विद्युत ऋणात्मकता भी ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है? घटती है। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक और सबसे कम, तो विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वह सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का गुण किसी भी वर्ग में अगर जाइए तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? घटता है। ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? घटता है। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन है। चलिए, केमिस्ट्री कब तक खत्म हो जाएगा? बस अब लास्ट में चैप्टर ही बराबर, हम क्या कर सकते हैं? क्या चैप्टर बहुत बड़ा बड़ा था, यानी समझिए ना, पूरा केमिस्ट्री एक तरफ, लास्ट का 3 चैप्टर एक तरफ, है कि नहीं है? और पढ़ा दिए पूरा डिटेल में कि रेलवे सब का एग्जाम भी कई लोग देते हैं तो उसमें भी फायदा हो जाए, इसीलिए हर चाहे धातु की बात करिए अधातु की बात करिए पूरा डिटेल में दिए हैं। आइए दोस्तों, इनर्ट गैस बस हो गया, अब ऑर्गेनिक चलेगा कुछ क्लास। इनर्ट गैस, वर्ग 18 की बात करिएगा तो वर्ग 18 में हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। चैट बराबर 2, 10, 18, 36, 54 और इसका 86। जेड यानी परमाणु संख्या। हीलियम का परमाणु संख्या 2, नियॉन का 10, ऑर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जेनॉन का 54, रेडॉन का 86। अब वर्ग 18 में जो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन है, इसी को कहा जाता है इनर्ट गैस। क्या कहा जाता है? इनर्ट गैस। हिंदी में कहा जाता है अक्रिय गैस। क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस। अब ध्यान दीजिए कि वर्ग 18 में जो ये 6 गैस हैं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, सामान्य ताप और दाब पर ये सारे के सारे गैस है। सामान्य ताप दाब पर ये सारे के सारे क्या है? गैस है। तो इन्हें कहा जाता है इनर्ट गैस, अक्रिय गैस। और इन्हें इनर्ट या अक्रिय गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गैस किसी भी तत्व से अभिक्रिया नहीं करते। ये किसी भी धातु अधातु से अभिक्रिया नहीं करता है और अभिक्रिया नहीं करने के कारण ही इन्हें क्या कहा जाता है? इनर्ट गैस। इन्हें क्या कहा जाता है? इनर्ट गैस। तो आवर्त सारणी के अंतिम वर्ग 18 में जो 6 गैस है
वो रासायनिक दृष्टिकोण से पूरी तरह अक्रिय है, अर्थात ये अन्य किसी भी तत्वों से अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये किसी धातु अधातु से अभिक्रिया नहीं करते हैं, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस कहा जाता है। लेकिन दोस्तों 1961 में यह मिथक टूट गया। 1961 में यह बात गलत साबित हो गया कि इनर्ट गैस किसी से अभिक्रिया नहीं करते। 1961 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक वाटलेट इन्होंने जेनॉन की अभिक्रिया फ्लोरीन के साथ करवा दिया। जेनॉन की अभिक्रिया फ्लोरीन के साथ करवा दिया और जेनॉन फ्लोराइड का निर्माण कर लिया। और इसके साथ ही 1961 में यह बात गलत साबित हो गई कि इनर्ट गैस किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। और जब 1961 में बार्टलेट ने जेनॉन की अभिक्रिया फ्लोरीन से करवा दिया और जेनॉन की अभिक्रिया फ्लोरीन से करवाकर यौगिक का निर्माण कर लिया, तब इनर्ट गैस करना अब इसके लिए उचित नहीं रह गया। तो उसके बाद इसका एक नया नाम चला और वो नया नाम चला नोबेल गैस। कौन गैस? नोबेल गैस। तो अब इनर्ट गैस को इनर्ट गैस कहना उचित नहीं है। अब इनर्ट गैस के लिए किस नाम का इस्तेमाल किया जाता है? नोबेल गैस का नाम यूज किया जाता है, क्योंकि इनर्ट गैस इसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि यह रासायनिक दृष्टि से पूरी तरह अक्रियाशील था। लेकिन 1961 में बार्टलेट के एक्सपेरिमेंट ने अक्रिय होने की संभावना को खत्म कर दिया। अक्रिय होने की जो मिथक थी वो टूट गया और इन्होंने किस इनर्ट गैस का अभिक्रिया करवाया? किससे करवाया? हालांकि जेनॉन को छोड़कर अन्य किसी भी इनर्ट गैस को किसी अन्य से अभिक्रिया करवाने में अब तक किसी वैज्ञानिकों को सफलता प्राप्त नहीं हुई है। अभिक्रिया में केवल जेनॉन से ही करवाया गया है, लेकिन फिर भी आप देख ही रहे हैं कि जेनॉन तो अभिक्रिया कर लिया। तो अगर हम ये बोले कि अक्रिय गैस पूरी तरह से अक्रिय है तो ये अब सही नहीं रहेगा। इसीलिए अक्रिय गैस का अब नया नाम क्या हो चुका है? अक्रिय गैस से ज्यादा उचित इसको क्या कहना है? नोबेल गैस कहना है। अब आप ध्यान दीजिए कि नोबेल गैस जो है या अक्रिय गैस, यह किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, जेनॉन कर लिया है। तो अगर यह किसी से अभिक्रिया नहीं करते तो इसका क्या कारण है? यह क्यों नहीं किसी से अभिक्रिया करते हैं? ये इसलिए किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं क्योंकि इनके परमाणु में जितने सेल हैं वह पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं। ये पूर्णतः अस्थायी परमाणु वाले तत्व हैं और जब इलेक्ट्रॉन की कोई जरूरत ही नहीं है परमाणु को, ना तो त्यागने की जरूरत है ना ही ग्रहण करने की जरूरत है, तो वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा? नहीं लेगा। आप कहिएगा कि साझेदारी करके इलेक्ट्रॉन का तब तो भाग ले सकता, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके सेल पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं। ये ना तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रवृत्ति रखते हैं, न ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं और न ही इलेक्ट्रॉन को साझा करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसलिए ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेने के कारण, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेने के कारण इनर्ट गैस का पहला कारण है कि इनके परमाणु पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं। इनके परमाणु पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं। उसके बाद दूसरा कारण आप कह सकते हैं, तो दूसरा कारण है कि इसका आयनन विभव बहुत उच्च होता है, बहुत उच्च होता है। वैसे भी आप आवर्त सारणी में पढ़े होंगे कि आवर्त में बाएं से दाएं आने पर आयनन विभव बढ़ता है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान।
आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है। तो अगर वर्ग में बाएं से दाएं आएंगे तो अंत में क्या मिलेगा? तो अभिक्रिया नहीं करने का पहला कारण इलेक्ट्रॉन का पूरी तरह से भरा होना सभी सेल में, और दूसरा कारण अत्यधिक आयनन विभव होना। अत्यधिक आयनन विभव होने के कारण भी ये किसी भी प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ये किसी भी प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया में भाग। क्लियर? अब आइए इसके गुणों को समझ लेते हैं थोड़ा बहुत। पहला कि वर्ग 18 में कौन कौन गैस है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडन। ये सभी के सभी अक्रिय गैस कहते हैं, लेकिन अब इसको क्या कहा जाना चाहिए? नोबेल गैस। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? दुर्लभ गैस के भी नाम से जाना जाता है। अक्रिय गैस, नोबेल गैस और दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। क्यों? तो इसकी उपलब्धता प्रकृति में 1% से भी क्या है? कम है। अब देखिए, जो भी इनर्ट गैस है वो तो अभिक्रियाशील बिल्कुल नहीं है, तो जो भी है मुक्त अवस्था में है, संयुक्त अवस्था में पाए जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है इसका, क्योंकि यह किसी से अभिक्रिया करेगा तो संयुक्त अवस्था में आएगा। तो संयुक्त अवस्था में तो यह बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं, संयुक्त अवस्था में बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं, केवल मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अब मुक्त अवस्था में अगर वायुमंडल को देखें तो हमारे वायुमंडल में अक्रिय गैसेस सभी के सभी केवल कौन नहीं है? वायुमंडल में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन सब है, लेकिन हमारे वायुमंडल में यह 1% से भी कम है, 1% से भी कम है, और उसमें भी रेडॉन नहीं है। तो 6 इनर्ट गैस में रेडॉन को छोड़कर शेष 5 इनर्ट गैस हमारे वायुमंडल के अवयव है, वायुमंडल के कंपोनेंट है, और इतने कम होने के कारण ही इन्हें हम क्या कहते हैं? दुर्लभ गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्लभ गैस कहते हैं। इतने कम होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं? दुर्लभ गैस कहते हैं। इसको प्राप्त करना ही कठिन है, क्योंकि किसी से अभिक्रिया करता नहीं है कि उससे अभिक्रिया कराकर इसे आप प्राप्त कर सकेंगे। वायुमंडल में 1%, लगभग 1% से भी कम है, तो इसको प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसीलिए इन्हें किसकी संज्ञा दी गई है? दुर्लभ गैस की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? अब आइए कि ये सारे गैस हमारे वायुमंडल के अवयव हैं। अगला है कि ये सारे के सारे गैस रंगहीन होते हैं, स्वादहीन होते हैं और गंधहीन होते हैं। अब फ्लोरीन क्लोरीन गैस जो है ना, बहुत ज्यादा बदबू वाली गैस है, ठीक है ना। हेलोजन में जो 2 गैस देखे थे, फ्लोरीन और, दोनों विषैली गैस है, दोनों बदबू देने वाली गैस है, यानी सूंघते ही खांसी आने लगती है। ज्यादा फ्लोरीन क्लोरीन सूंघ लिए तो मौत निश्चित है। क्लियर? तो वो जो फ्लोरीन और क्लोरीन वाला जो हेलोजन गैस था वो बदबूदार और विषैली गैस थी, लेकिन ये आपका विषैली गैस नहीं है, ये आपका रंगहीन है, स्वादहीन है और गंधहीन है। अब ध्यान दीजिए, ये जल में अविलेय है। ये जल में क्या है? सभी अक्रिय गैस जल में घुलते। वैसे भी आप जानते हैं कि गैस जल में घुलता, दाब डालने पर ही गैस जल में घुलता है। अपवाद अमोनिया था जो जल में पागल की तरह घुलता है, तो मतलब बहुत ही ज्यादा घुलता है। तो यह जल में अविलेय है, और सिर्फ इनर्ट गैस की ही नहीं, जब भी गैसों की बात होगी तो वो जल में अविलेय रहेगा। अपवाद सिर्फ अमोनिया गैस है, जो बहुत कम दाब पर 1000 गुना ज्यादा घुल सकता है जल में,
यानी 1 लीटर जल में 1000 लीटर अमोनिया घुला सकते हैं। अब कहिए इसको पागले की तरह घुलना कहेंगे ना। तो जल में अविलेय है, अविलेय है। इनर्ट गैस, अमोनिया के बारे में बोल रहे थे, वो बहुत ज्यादा विलेय है, लेकिन इनर्ट गैस क्या है? अविलेय। अब देखिए इनर्ट गैस का सभी तत्वों में उच्च आयनन विभव, जितने भी तत्व है सारे धातु अधातु को ले लीजिए, सारे धातु अधातु को ले लीजिए। सारे धातु अधातु में सबसे ज्यादा आयनन विभव किसका होगा? इनर्ट गैस का होगा। सबसे ज्यादा आयनन विभव किसका होता है? तो इनर्ट गैस उच्च आयनन विभव वाले तत्व है। इनर्ट गैस उच्च आयनन विभव वाले तत्व है। और शंका न हो तो आप ये मानिए कि सारे के सारे इनर्ट गैस क्या है? वैसे भी हम जानते हैं कि गैस जो होते हैं धातु होते हैं, लेकिन इनर्ट गैस में कभी कभी कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, क्या करें? तो निश्चित तौर पर श्योर हो जाइए, गैस जितने भी है तत्व वो सब के सब अधातु है, सब के सब इनर्ट गैस अधातु है, पी ब्लॉक के तत्व है। और सब में अरे आगे बढ़ गया क्या? सभी के सभी अधातु है। और इसके बारे में एक बात और याद रखना है कि सभी तत्व, सभी धातु अधातु में सबसे उच्च आयनन विभव किसका होता है? इनर्ट गैस का। और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? अक्रिय गैस का होता है। गैस जिस ताप पर द्रव बने उसे गैस का मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। ठोस का मेल्टिंग पॉइंट होता है कि ठोस जिस ताप पर द्रव बन जाए, और गैस का मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है गैस जिस ताप पर द्रव हो जाए। नोट में अविलेय दिया हुआ है, और अविलेय कर लीजिएगा, अविलेय कर लीजिएगा, कर लिए ना। इनर्ट गैस जल में क्या है? अविलेय है। इनर्ट गैस जल में क्या है? अविलेय है। तो सभी तत्वों में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? अक्रिय गैस का होता है। सभी तत्व में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? तो बिल्कुल इन 7 बातों को ही आप याद रखिएगा। इनर्ट गैस में सारे के सारे इनर्ट गैस वर्ग 18 का है। इन्हें नोबेल और दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। ये सारे गैस रंगीन, स्वादहीन और गंधहीन होते हैं। ये जल में क्या होते हैं? सभी तत्वों में सबसे उच्च आयनन विभव किसके होते हैं? सारे के सारे इनर्ट गैस क्या हैं? सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट वाला तत्व कौन है? सबसे कम मेल्टिंग वाला तत्व कौन है? इनर्ट गैस। अब बाकी इसका उपयोग पढ़िए। एक बड़ा कंफ्यूजन होता है कि Y1 के टायर में क्या भरा जाता है। कभी कभी कंफ्यूजन में हाइड्रोजन बोल दिया जाता है। हाइड्रोजन इतने ज्वलनशील गैस है कि उसको Y1 के टायर में भरा जा सकता है। तो Y1 के टायर में हीलियम ही भरा जाता है। हाइड्रोजन की दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं है। वो इतने ज्वलनशील गैस है कि पूरा Y1 को उड़ा देगा ऊपर में ही। लेकिन इनर्ट गैस दुर्लभ गैस है, हीलियम की उपलब्धता कम है, इसलिए जब हीलियम नहीं रहता है तो Y1 के टायर में नाइट्रोजन भरा जाता है।
और अगर हीलियम की उपलब्धता कम है तो हीलियम नाइट्रोजन के मिश्रण को भरा जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत भारी गैस है। नाइट्रोजन बड़ी भारी गैस है, कितना वजन है, और हीलियम जो है वो बहुत हल्की गैस है, कितना वजन है। और वायुमंडल में जितना हल्का गैस भरेंगे उतना बेहतर होगा। तो हीलियम सबसे उपयुक्त है। हाइड्रोजन हीलियम से भी हल्का है, लेकिन हाइड्रोजन ज्वलनशील होने के कारण भरा जा सकता है नहीं। तो वायुयान के टायर में हीलियम ही भरा जाता है, गुब्बारा में हीलियम ही भरा जाता है। हाइड्रोजन भूल चूक से भी हम नहीं भर सकते हैं। अति ज्वलनशील, ऑक्सीजन मिला नहीं कि पागल की तरह अभिक्रिया शुरू हो जाएगी हाइड्रोजन की। क्लियर। नियोन का उपयोग किस में किया जाता है? संकेतक लाइट में। नियोन का खास बात है कि उस पर प्रकाश पड़ेगा, लाल रंग में चमकने लगेगा। अब देखे होंगे नेशनल हाईवे पर चलने वाले गाड़ी पर नियोन की पट्टी लगाई जाती है, ताकि पीछे से गाड़ी के बल्ब जाए तो वो लाल रंग में क्या होने लगे। तो नियोन की खास बात है कि उस पर प्रकाश पड़ते ही वो लाल रंग में चमक पैदा करता है, इसलिए उसका इस्तेमाल जो है सिग्नल के तौर पर होता है। क्लियर हो गया। अब लीजिए आपका चैप्टर खत्म, ठीक है। अब बस एक चैप्टर बचा है, उसे 2 चैप्टर बचा है, लेकिन अंतिम चैप्टर में कोई दम नहीं है। अगले क्लास में ऑर्गेनिक की शुरुआत करेंगे। क्लियर। अब ऑर्गेनिक के ठुन बचा है। पूरा केमिस्ट्री जितना फाउंडेशन में पढ़ाते हैं उससे ज्यादा आप लोग को पढ़ाए हैं क्या? आइए अगले क्लास में मिलिए, ऑर्गेनिक की शुरुआत करेंगे, ठीक है। टेस्ट यही होगा, वह नहीं होगा। पहले तो वहां होता था ना। लीजिए 2 गो सेंटर है यहाँ वहां। सबसे हल्की गैस कौन है? सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का वजन 1 mu, उससे भारी है हीलियम 4 mu। अजीर्ण, अजीर्ण, अजीर्ण कहीं पर है क्या? अजीर्ण शब्द का इस्तेमाल है कहीं पर? चलिए, अजीर्ण कहाँ कहीं देख रहे हैं, समझ कहाँ है? उपयोग में। इसका क्वेश्चन तो पहले ही बोल दिए थे कर लेने के लिए, वीडियो क्लास डाला हुआ है। कल खुला रहेगा, बिल्कुल ऑफिस सब दिन खुला रहता है। CO2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास ऑर्गेनिक।